वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन RS एजुकेशन कैम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन के जो आपके तीन पार्ट रिलीज हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उन सभी का एक समरी टाइप का जो है, या उन सभी चीज़ों को जो हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में देखी हैं, उन सभी को आज यहाँ पे समराइज करके जो आपको बेसिक जो एक मीनिंग निकलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसमें आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की जाती है। साथ ही साथ आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें इसका कुछ खासा महत्व जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा रेडिएशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, और ये दोनों एक ही प्लेन में रहते हुए एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डुअल नेचर की, तो डुअल नेचर में हमने आपको बताया है कि ये दो तरीके का बिहेवियर शो करता है। एक तो ये वेव का नेचर शो करता है। वेव के नेचर को शो करने में अगर हम बात करें, जैसे आप देखते हैं कई बार जो वेव होती हैं वो रिफ्लेक्शन शो करती हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एक बेसिक फिनोमेना है जिसमें कोई भी वेव जो है वो किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में या उससे कुछ एंगल बनाते हुए वापस आ जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन का पार्ट होता है और जो इसके वेव नेचर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी के साथ दूसरा जो नेचर आपको बताया गया था जिसमें पार्टिकल नेचर था, पार्टिकल नेचर जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पे बताया जाता है। और इसमें बताया जाता है जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये ट्रेवल करते समय वेव के फॉर्म में तो होती ही हैं, साथ ही साथ इनके अंदर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनको क्वांटा कहा गया है। और इन एनर्जी पैकेट्स को कई बार हम फोटानिक एनर्जी के रूप में देखते हैं और इनको हम फोटान्स भी कहते हैं। इनकी जो फोटानिक एनर्जी है उसको हम hν से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसी hν को ही हम यहाँ पे, या इसके जो लाइट फोटान्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, उसी जो आपके लाइट फोटान हैं उनकी एनर्जी के माध्यम से हम मैटर में पाए जाने वाली जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं उनके इंटरेक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो मैटर में, अगर मैटर की बात की जाए तो मैटर में हमने आपको विशेष तौर से जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनर्जी स्टेट्स हमने बात की, उसमें कि अलग अलग एनर्जी मोशंस होते हैं और उनसे संबंधित एक एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, एनर्जी स्टेट्स पाई जाती हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इस एनर्जी स्टेट के इंटरेक्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जोड़कर देखते हैं या उनकी स्टडी करते हैं, तो वो एक अलग तरीके की ब्रांच हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हमने देखा जो आपके मैटर के अंदर एनर्जी स्टेट्स हैं, उन एनर्जी स्टेट्स में हमने आपको बताया कि जो तीन होती हैं बेसिकली, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स और तीसरा रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स। तो इन सभी स्टेट्स में जो इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, उसके फलस्वरूप जो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो उसकी एनर्जी स्टेट्स हैं और उन एनर्जी स्टेट्स से संबंधित उनके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, एनर्जी स्टेट को आप इस तरीके से समझ लीजिए, सपोज दैट किसी मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल एनर्जी है। ठीक है, तो रोटेशनल एनर्जी का मतलब कि वो अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो वो कई बार अगर एनर्जी बढ़ती है तो वो तेज़ी से रोटेशन शुरू कर देगा, या अगर घटती है उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी तो वो स्लो मोशन शुरू करेगा। ठीक है, तो इस मोशन को इंटरेक्ट करने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, वो आपका माइक्रोवेव रेंज में आता है। तो कई बार जब हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे होते हैं तो वास्तव में हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स होती हैं उनके ट्रांजिशन की बात करते हैं। ठीक है, और उन एनर्जी स्टेट्स की जो एनर्जी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपका जो माइक्रोवेव रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसकी एनर्जी के सापेक्ष होती है, या हम कहें
कि रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स की जो एनर्जी होती है उनका क्वांटाइजेशन हो जाता है विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ माइक्रोवेव। ठीक है, क्वांटाइजेशन का अर्थ इस तरीके से आप समझिए, जो लाइट फोटॉन होते हैं या हम जिनको क्वांटा कहते हैं, जिसकी एनर्जी को हम hν के अक्रॉस दिखाते हैं, तो सपोज दैट अगर हम रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स की बात करें तो रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स में अगर हम J बराबर 0 यानी कि ग्राउंड स्टेट जो है वो रोटेशनल की J0 से हम दिखाते हैं। इसी तरीके से कई और एनर्जी स्टेट्स होंगी उस मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे J1 यानी हायर एनर्जी स्टेट, इस तरह J2 नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट, J3, इस तरीके की कई ढेर सारी एनर्जी स्टेट्स जो कि रोटेशनल के फॉर्म में होंगी वो उस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, सपोज दैट मॉलिक्यूल एक मीन टाइम में अपनी J1 स्टेट में है। ठीक है, तो जब कभी हम इस J1 स्टेट के मॉलिक्यूल को लाइट फोटॉन यानी hν ऑफ पर्टिकुलर जो आपका माइक्रोवेव रेंज का जो लाइट फोटॉन होगी, उस फोटॉन की एनर्जी जो है वो अगर ये इस फॉर्मेट में या J1 लेवल पे आके रिसीव होती है तो ये यहाँ से मॉलिक्यूल ट्रेवल करके आपका J2 में जा सकता है, या फिर अगर इसके मल्टीपल में सपोज दैट अगर हमने इसको 2hν एनर्जी दी हुई है तो ये उसको रिसीव करके यहाँ से J3 में भी जा सकता है। ठीक है, तो J3 में जाने का मतलब ये हो गया कि अब उसका रोटेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो खैर अभी तो हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं। रोटेशन में इस तरीके के रोटेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस जो है वो होते हैं। ठीक है, जिसमें माइक्रोवेव रेंज का जो प्रकाश है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। जब हम उस पर इरेडिएट कराते हैं या उस पर लगातार डाल रहे होते हैं उस समय वो इस hν यानी माइक्रोवेव रेंज का जो फोटॉन है, लाइट फोटॉन, उसकी एनर्जी को सीधा एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब होके वो इस तरीके की रोटेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स में जो ट्रांजिशन है, चाहे वो J1 से J3 में जा रहा हो या J2 में जा रहा हो, हालांकि इन ट्रांजिशंस के लिए भी रूल बनाया गया है। J बराबर जो है वो ±1। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका रोटेशनल के लिए है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके के ट्रांजिशंस की स्टडी कर रहे हैं जिसमें मॉलिक्यूल अपने रोटेशन एनर्जी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन द होल जो आपकी टेक्निक होगी उसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत या फिर आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स की, तो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स भी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स में भी अगर हम उनको दिखाना चाहें तो यहाँ पे V0 द ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, अनदर V1, V2, V3, इस तरीके की ढेर सारी वाइब्रेशनल स्टेट्स पाई जाएंगी। ठीक है, और एक पते की बात बता दें कि एक V0 से V1 के बीच में कई ढेर सारी यानी इस तरीके की रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो V1 से V2 के बीच में J1, J2 एंड J3 टाइप की जो है वो रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के मैटर की बात करते हैं तो उसके लिए अगर हम ये माइक्रोवेव रेंज का रेडिएशन डालेंगे तो माइक्रोवेव रेंज का जो लाइट फोटॉन है उसकी एनर्जी सिर्फ इतनी होगी कि वो इस तरीके के छोटे छोटे कम एनर्जी के रोटेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस करा सके। ठीक है, उसका कोई भी इंटरफेरेंस वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशंस को नहीं करा पाएगा। कारण उसका ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट यानी कि ये जो डेल्टा E है इसकी वैल्यू इस माइक्रोवेव रेडिएशन के लाइट फोटॉन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसकी वजह से इस माइक्रोवेव रेंज की जो रेडिएशन है वो इस तरीके के वाइब्रेशनल ट्रांजिशन नहीं करवा सकती। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स अगर इस एनर्जी गैप को देखा जाए जो डेल्टा E है ये इक्विवेलेंट होता है जो IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसके रेंज के बराबर होता है। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल पे hν ऑफ IR
रेंज डालते हैं तो ये दिस लाइट फोटॉन विल बी कैपेबल टू मेक ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो हैं वो उनकी एनर्जी सबसे अधिक होती है। इनको हम N1, N2, N3, यहाँ पे N0 भी एग्जिस्टेंस होता होगा जो कि हाइपोथेटिकली हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन एनर्जी स्टेट्स में पाए जाते हैं। अगर बहुत ही ग्राउंड स्टेट में है तो वो N1, N0 में होंगे, उससे अधिक एनर्जी पे है तो N1, उससे अधिक तो N2 और उससे ज़्यादा N3। इस फिगर को इस तरीके से बनाने का मकसद ये है कि ऐसे आपको एक चीज़ समझ में आए कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स होती हैं उनकी एनर्जी सबसे अधिक होती है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स के बीच में देखें तो वहाँ पे कई आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स होंगी और उन वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स को देखें तो उनके बीच में कई रोटेशनल एनर्जी स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखें यहाँ पे जैसे V1 जो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है उसकी जो क्वांटिटी है वो पर्टिकुलर IR रेंज में आती है। IR रेंज की जो लाइट फोटॉन है उनकी एनर्जी इन V0, V1 या V1, V2, V2, V3 जैसी जो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स हैं इनके करस्पॉन्डेंस होती है, इन्हीं के इक्विवेलेंट होती है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पे हम IR रेंज का प्रकाश डालते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो वाइब्रेशन इन डिफरेंट एनर्जी फेजेस। नॉर्मली अगर एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया जाए, उसको देखा जाए तो उसके अंदर हो सकता है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हों वो V1 एनर्जी स्टेट्स के अंदर हो रहे हों। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उस पर IR रेडिएशन डालेंगे क्या होगा कि जो V1 एनर्जी स्टेट है ये शिफ्ट कर जाएगी V2 में या फिर V3 में भी जा सकती है। इट विल बी डिपेंड ऑन टोटली दिस hν ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इसी चीज़ को क्वांटाइजेशन कहते हैं कि जो एनर्जी गैप है बिटवीन एनर्जी स्टेट वह किसी न किसी फॉर्म में 1 गुना hν हो, यानी 1 hν के इक्विवेलेंट हो या फिर 2 hν के इक्विवेलेंट हो या फिर 3 hν के इक्विवेलेंट हो, तभी वह जो आपका ट्रांजिशन है उस स्टेट में पॉसिबल होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम अलग से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स को यहाँ पे N0, N1, N2 और N3 के रूप में दिखाया गया है। इन एनर्जी स्टेट्स का जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इन एनर्जी स्टेट्स में जो गैप है डेल्टा E ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का है और इसके ज़्यादा एनर्जी होने के चलते इस तरीके के जो ट्रांजिशंस हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो ज़्यादा एनर्जी डिमांडिंग है और इस तरीके की जो एनर्जी है ज़्यादा वाली वो आपको मिलती है फ्रॉम लाइट फोटॉन ऑफ UV रेंज। UV रेंज के लाइट फोटॉन से आपको इस तरीके की एनर्जी मिलती है। हाँ, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी गैप है, सॉरी यहाँ पे N0 न दिखा के हम N1 तक ही रखेंगे क्योंकि एक एनर्जी स्टेट के बीच के गैप की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा E इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे कि ये N1 को रिप्रेजेंट करे, यानी किन्हीं दो एनर्जी स्टेट्स, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स के बीच में जो गैप होता है उस डेल्टा E के इक्विवेलेंट जो लाइट या फोटॉनिक एनर्जी है वो हमें मिलती है UV रेंज के लाइट फोटॉन से। ठीक है, तो UV रेंज के लाइट फोटॉन्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, जो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहाँ से होंगे, जो उसके आपके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वहाँ से एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के बीच में कई बार ट्रांजिशंस होते हैं। तो उन ट्रांजिशंस की स्टडी हम UV रेज की मदद से करते हैं। यानी इसको अगर हमें पढ़ना होगा तो एक अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो होगी जिसको हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की स्टडी की जाती है, इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी
कहते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो कई टेक्निक्स में, अलग अलग टेक्निक्स में दो दो नाम हैं। जैसे अगर हम बोले माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, चूंकि उसमें हम रोटेशनल एनर्जी के अंदर ट्रांजिशंस देख रहे होते हैं, इस वजह से हम उसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम दूसरे नाम से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसमें हम बॉन्ड्स के जो वाइब्रेशन हैं, उनके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, तो हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक पढ़ते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम इंटरेक्शंस की बात करें तो बेसिकली जो आपका ये जो इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस में जो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वह ही एक तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिस है। उसी से एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ जो रेडिएशन है, उसी की मदद से हम उस मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक द रोटेशनल ट्रांजिशन या फिर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या फिर UV ट्रांजिशन, UV क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल एक तरीके से आपका पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिस है वो है। यहाँ से आगे आपको अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को, चूँकि इनमें बहुत ही डिटेल चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के नाम से आपको अलग से उसको पढ़ना होगा। ठीक है। तो इसमें जो भी कन्फ्यूजन वाली कोई बात है नहीं वैसे, क्योंकि बहुत ही सामान्य ढंग से हमने इसको एक सेंट्रल आइडिया आपको दिया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है। इतना जानने के बाद आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट कभी भी अगर आपको वैसे तो हम प्रयास करेंगे कि आपके इसमें जो भी आगे के लेक्चर्स हैं, जैसे आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो कि BSc सेकेंड ईयर में है, UV भी है, IR UV आपके BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। जबकि NMR की बात करें तो NMR आपका जो है वो इसमें BSc थर्ड ईयर में है। और फर्दर अगर और आगे बात करें तो MSc की क्लासेज में, MSc फाइनल ईयर, MSc प्रीवियस में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी एज ए सेपरेट पेपर के रूप में एग्जिस्ट करती है। और उन सभी में बेसिक जो है वो यही आपका काम करेगा, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपका यही है। ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आज की समरी क्लास में इतना ही था। ठीक है। अगर फर्दर जो भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है। उसके बारे में आपको अलग से क्या उससे संबंधित जो क्लास है उसको फिर से जो है रिकॉर्ड करके, या आपके उसके जो भी आपका आंसर है उसके बारे में हम कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने, जिनमें आप लोगों में से कुछ लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ व्यू किया है, तो अगर आपके लिए वाकई में ये नॉलेजफुल है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने यार दोस्तों से भी कहें कि इस चीज़ को करें। ठीक है। सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे कि हम इस तरीके के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है। धन्यवाद। ओके।